नाडा से क्लीन चिट मिलने के बाद डोपिंग में फंसे पहलवान नरसिंह यादव के रियो ओलंपिक जाने का रास्ता साफ हो गया है। नरसिंह यादव ने जी न्यूज से खास बातचीत में प्रधानमंत्री को शुक्रिया कहा और उम्मीद जताई कि रियो में मेडल जीतेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें इंटरफेयर किया और मतलब उनका तहे से आभारी हूँ जिन्होंने मुझे जल्दी न्याय दिलाया। सभी जनता, सभी मीडिया ने मेरा इतना सपोर्ट किया। मेरा शुरू से विश्वास था कि सच्चाई परेशान हो सकती है लेकिन सच्चाई हार नहीं सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विभूषण सिंह का यही प्रार्थना करेंगे कि आज मेरे बेटे के साथ न्याय कर दिए। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने आज माना कि सोनीपत में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई के ट्रेनिंग कैंप में नरसिंह के खिलाफ साजिश हुई है। The panel is satisfied about the utmost caution exercised by the athlete in ensuring that no prohibited substance enters his body. इस फैसले के तुरंत बाद नाडा दफ्तर के बाहर नरसिंह यादव के समर्थकों ने जश्न मनाया। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अपने पद से इस्तीफे का ऐलान किया है। आनंदीबेन ने कहा है कि ज्यादा उम्र की वजह से वह सीएम पद की जिम्मेदारी छोड़ना चाहती हैं। मेरे भी नवंबर में 75 साल पूरे हो रहे हैं, लेकिन 2017 के अंत में गुजरात में विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं। नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पूर्ण समय मिले, इसलिए मैंने 2 माह पहले पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व के सामने इस जिम्मेदारी से मुक्त होने की विनती की थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे की पेशकश पर फैसला पार्टी के संसदीय बोर्ड में होगा। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक कल हो सकती है। इनकी जो भावना है मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखूंगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड बाद में जो निर्णय करेगा इसके अनुसार आगे की कार्यवाही की जाएगी। नितिन पटेल, विजय रूपानी, पुरुषोत्तम रूपाला और गणपत बासवा गुजरात के नए सीएम की रेस में हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक विजय रूपानी का नाम तय माना जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आनंदीबेन पटेल को राज्यपाल बनाया जा सकता है। इसका ऐलान 15 अगस्त के बाद किया जा सकता है। बुलंदशहर गैंगरेप पर यूपी के मंत्री आजम खान ने विवादित बयान दिया है। आजम ने कहा है कि वोट लेने के लिए जब दंगे हो सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। सरकार को बदनाम करने के लिए ऐसे लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं वो तो ये कुकर्म नहीं कर रहे। गैंगरेप के आरोप में पकड़े गए 3 आरोपियों को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया है, जबकि मुख्य आरोपी अब भी फरार है। इस केस में यूपी पुलिस का फर्जीवाड़ा भी सामने आया। पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 बदमाशों का नाम बदल दिया। रविवार को डीजीपी ने जिन आरोपियों का नाम लिया था उनमें से 2 का नाम आज बदल दिया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सलाह के तौर पर यही कहना है कि यदि आपसे उत्तर प्रदेश संभाला नहीं जा रहा है, मुख्यमंत्री के पद से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। गैंगरेप को लेकर संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने यूपी के सीएम अखिलेश यादव से इस्तीफा मांगा। गैंगरेप को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी पुलिस से जवाब मांगा है। 30 जुलाई को हथियारबंद बदमाशों ने परिवार के साथ शाहजहांपुर जा रही मां और बेटी के साथ गैंगरेप किया था। जीएसटी बिल बुधवार को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सरकार और कांग्रेस के बीच मोटे तौर पर सहमति बन गई है। राज्यसभा में जीएसटी बिल पर बहस के लिए 5.5 घंटे का समय दिया गया है। बीजेपी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को अगले 3 दिन तक सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए व्हिप जारी किया है। जीएसटी बिल पिछले साल लोकसभा में पास हुआ था, लेकिन राज्यसभा में बहुमत नहीं होने की वजह से ये अभी तक अटका था। सरकार का इरादा 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने का है। केंद्र सरकार ने कहा है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह अपने तय कार्यक्रम के मुताबिक पाकिस्तान जाएंगे। सार्क देशों की इस बैठक में भारत पाक के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। सार्क होम मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो है ये बायलैटरल कॉन्फ्रेंस है। हमारे होम मिनिस्टर वहाँ के पाकिस्तान के होम मिनिस्टर से अलग से मिलने थोड़ी जा रहे हैं। मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह के पाकिस्तान दौरे का विरोध करते हुए पाकिस्तान के कई शहरों में प्रदर्शन की धमकी दी है। 3 और 4 अगस्त को इस्लामाबाद में सार्क देशों की बैठक होनी है। सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने अमित शाह को क्लीन चिट देने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा है। सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने अमित शाह को आरोपों से बरी करने के फैसले को चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए कहा कि मंदर का इस मामले से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। 2014 में अमित शाह को मुंबई की निचली अदालत ने बरी किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी इस फैसले को बरकरार रखा था।
सऊदी अरब में फंसे करीब 10,000 भारतीयों की मदद के लिए विदेश राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह कल रवाना होंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने राज्यसभा में इसकी जानकारी दी। सुषमा स्वराज ने दावा किया कि विदेश में फंसे किसी भी भारतीय को बेसहारा नहीं छोड़ा जाएगा। भारत का कोई भी श्रमिक यदि बाहर बेरोजगार है तो वो भूखा नहीं सोएगा। भारत सरकार इसकी जिम्मेदारी लेती है। तेल की कीमतों में लगातार गिरावट की वजह से खाड़ी देशों में कई कंपनियां बंद हो चुकी हैं, जिसकी वजह से भारी संख्या में भारतीयों को नौकरियां गंवानी पड़ी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, कतर, यूएई और ओमान में 60 लाख भारतीय काम करते हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके के बाद अब गिलगित बाल्टिस्तान में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान में चीन की बढ़ती दखलंदाजी के विरोध में स्थानीय लोगों ने झंडे और बैनरों के साथ विरोध मार्च निकाला। चीन गिलगित बाल्टिस्तान में 46 अरब डॉलर की लागत से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि चीन उनके संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रहा है। चाइना के साथ मिलकर मकामी लोगों को कोई कॉम्पनसेशन नहीं दिए, मकामी लोगों को जो नुकसानात हुए उन नुकसानात का उजाला नहीं किया गया। भारत में आईएसआईएस ने विदेशी सैलानियों पर वुल्फ अटैक की साजिश रची थी। पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार आईएसआईएस के आतंकी मोहम्मद मसीउद्दीन उर्फ मूसा ने खुलासा किया है। मूसा के मुताबिक उसने और उसके 2 साथियों ने कोलकाता में मदर टेरेसा चैरिटी संस्थान और डल झील की रेकी की थी। मूसा के निशाने पर अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा और इजराइल के पर्यटक थे। मूसा अभी एनआईए की कस्टडी में है। सूत्रों के मुताबिक मूसा और उसके 2 साथियों ने बड़े चाकू या तलवार से स्कूटर पर बैठकर पर्यटकों का गला काटने की साजिश रची थी।